सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। उसने कहा कि विभिन्न राज्य जो हमारे देश में हैं, वह आरक्षण के अंदर भी कोटा दे सकते हैं। यानी जो एससी एसटी के लिए आरक्षण है, उसमें सब कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं, उसके अंदर कोटा निर्धारित किया जा सकता है। इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है, घमासान होने लगा है। 21 अगस्त को कई सारे संगठन मिलकर भारत बंद बुला रहे हैं। हालांकि इसी बीच बिहार में राजनीति गर्म हो गई है और यहाँ तक कि एनडीए के एक पार्टनर और प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने भी इस फैसले की मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि वह पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। साथ ही उन्होंने जाति जनगणना की मांग का भी समर्थन किया है। क्या है यह पूरा मामला और कैसे इससे बिहार की राजनीति प्रभावित हो रही है? मैं हूं व्यालोक। इस पूरे मसले पर बात करूंगा मैं पत्रकार आनंद कुमार से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद व्यालोक भाई। क्या बिहार की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कोई भूचाल आने वाला है? हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्व घोषित हनुमान तक ने इस फैसले की मुखालफत कर दी है। जी, मुखालफत एक सहयोगी ने तो कर दी है, लेकिन कुछ सहयोगी जैसे तेलुगु देशम जो है टीडीपी, वो जो है वो तो समर्थन में भी है। तो एक और जहां पर विरोध झेलना पड़ रहा है, वहां पे दूसरी ओर समर्थन भी है। तो इसे भाजपा इससे कैसे निपटेगी, ये एक बड़ा प्रश्न होता है। जहां तक बिहार का प्रश्न है, तो वहां अगर आप देखें तो वहां पर ये कोई नई बात हो गई है, ऐसा नहीं है। बिहार को जो राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये जो दलित और महादलित का फर्क, या दलितों में भी एक और कैटेगरी बनाने का, कैटेगरी में सब कैटेगरी बनाने का जो काम है, ये बिहार सरकार बहुत पहले कर चुकी है। नीतीश कुमार की अगर आपको याद होगी तो 2005 में सत्ता में आते ही उन्होंने महादलित योजना की शुरू की थी। और 21 जो दलित मानी जाने वाली जातियां होती हैं, उनको मिलाकर के एक महादलित श्रेणी बना दी थी। और इसमें बांतर, बौरी, भोगता, भुइयां, दबगर, धनगढ़, कंजर, ये सारी जातियां जो थी, ये उसमें महादलित में शामिल थी। जी। तो एक पासवान को उस समय इसमें से छोड़ दिया गया था और बाद में पासवान को भी शामिल कर लिया गया था। तो 22 की 22 जो अनुसूचित जातियां थी, वो अब बिहार में दलित और महादलित जो है, वो दोनों के दोनों एक ही हो गए हैं। जो पहले एक जाति अलग रखी गई थी, अब वो भी अलग नहीं बची। तो ये जो सब कैटेगरी बनाने का काम है, ये पहले से होता आ रहा है। अगर इसका हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें, जमीन पर इसका असर क्या होता है वो देखें, तो आप सोच करके देखिए कि आपने कभी किसी मुसहर जाति के स्कूल के मास्टर या फिर प्रिंसिपल का नाम सुना है क्या? स्कूल का कोई हेडमास्टर मुसहर जाति का हो? तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात नहीं की है जो कि बिल्कुल नहीं हो रही। सच्चाई यही है कि आज अगर हम देखने जाएं कि कोई नट जाति का, कोई कंजर, कोई धारी, कोई जी। मेहतर, कोई भंगी, कोई लाल बेगी, ये सब कभी स्कूल में हेडमास्टर या मास्टर हुए हैं क्या? आरक्षण का कोई लाभ इन्हें मिल पाया है क्या? तो आप पाएंगे कि नहीं मिल पाया है। तो एक सब कैटेगरी बनाने की या एक जो योजना आप बरसों से लागू किए जा रहे हैं, उस योजना से कोई फायदा हो भी नहीं रहा या हो रहा है, इसकी जांच की जानी जरूरी थी। और चूंकि वो जांच नहीं की गई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये मौका मिल जाता है कहने का कि भाई आप जो कर रहे हैं, उसमें जो है थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। अगर पहले ही कोई जांच हुई होती तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहने का मौका नहीं मिलता। जी। और जो अदालतों में फिर से जाने का ये कह रहे हैं चिराग पासवान, फिर से पुनर्विचार याचिका डालेंगे, ये सब कह रहे हैं, तो इसका नतीजा भी वही निकलने वाला है। वहां पर आपकी बहसें जो होती हैं अदालतों में, वो सोशल मीडिया की बहसों की तरह नहीं होती हैं कि कोई भी कुछ चिल्ला ले और लोग उस पर बिफिटिंग रिप्लाई ये सब चिल्ला करके, जिसके पास समर्थक ज्यादा है उसकी बात मान ली जाएगी। ऐसा आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। वहां पे आपको सबूत गवाह देने पड़ेंगे और सबूत गवाह आपके पास कोई है नहीं। आप कैसे साबित करेंगे कि दलित और महादलित में फर्क नहीं है? जैसे ही आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जी। भैया भुइयां जाति का कोई स्कूल मास्टर बता दो, उन्हें कितने लोग आरक्षण मिले हैं, या फिर अगर आप आम तौर पर
जो सोशल मीडिया की बहसें हैं उसमें से भी देख लें, तो मीना जाति के लोग आपको अक्सर आईएएस आईपीएस में नजर आ जाएंगे। जी, पिछले 5-6 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो करीबन एससी कोटा में जो है वो 50-60% इन्हीं का दबदबा रहा है। हाँ, तो अब इसके इसके बाद जैसे ही ये स्थिति दिखती है, वैसे ही अगर कोई पूछ ले कि उरांव कहाँ गया, हो कहाँ गया, मुंडा कहाँ गया, मुर्मू कहाँ गया, गोंड कहाँ गया, जी, उसमें तो तो 700 से अधिक जातियां हैं एसटी जी, कैटेगरी में। जी, तो अब इसमें हुआ क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें बात शुरू हुई थी एससी से, लेकिन जब फैसला आया है तो एससी में एसटी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये भी एक जी। एंगल है जिस पर नजर रखी जानी जरूरी है। लेकिन इस पर ओबीसी वर्ग की तरफ से कोई हो हल्ला नहीं हो रहा है। एक तो ये है कि ओबीसी ओबीसी वर्ग में ये वर्ग, पहले से थोड़ा बहुत शुरू भी है। उनके अंदर सब कैटेगरीज शायद इस तरह की बनी भी हुई हैं। क्रीमी लेयर का भी प्रावधान है। तो ये जो क्रीमी लेयर को लेकर मामला है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए क्रीमी लेयर का जो मामला है वो अभी अभी जो एक पूजा धनगढ़ नाम की एक आईएएस, तथाकथित आईएएस कह लीजिए अब तो, उनका जब मामला सामने आया तो ये मामला निकल करके आया और उसके बाद 6 और लोगों के जो कागज जमा है उनकी जांच हो रही है। इसके अलावा ईबीसी जो कोटा होता है, इकोनॉमिक बैकवर्ड वाला जो कोटा होता है, उसमें कई लोगों के फर्जी तरीके से घुसाने का भी मामला सब सामने आने लगा है। और बिहार में अगर देखेंगे तो फिर से बिहार जो राजनीति की प्रयोगशाला होती है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दोनों बहुत साल से अलग अलग हैं। पिछड़ा वर्ग में अगर आप देखेंगे तो कुशवाहा जो होते हैं वो पिछड़ा वर्ग में आते हैं, और जो दूसरे कोयरी जिसको कहते हैं वो पिछड़ा वर्ग में आते हैं, और आपका जो कुर्मी वर्ग होता है वो अति पिछड़ा वर्ग में चला जाता है। तो जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसका एक हिस्सा जो है वो पिछड़ा वर्ग में है, और अति पिछड़ा वर्ग में उनका दूसरा वोट बैंक का हिस्सा चला जाता है। ऐसे ही चंद्रवंशी जो जिनको कहा जाता है कहार या कर्मकार वगैरह जो होते हैं, ये लोग जो है वो अति पिछड़ा में आते हैं। ये भी जो है नीतीश कुमार के वोट बैंक माने जाते हैं। केवर्थ हो गया, खटवा हो गया, गंगौत हो गया, गंधर्व या फिर आपका जो है कोंच हो गया, कानू हो गया, ये सारी 25 प्रमुख जातियां जो होती हैं वो अति पिछड़ा की सूची में बिहार में बरसों से हैं। और इसकी वजह से जो है, और इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने राजनीति शुरू ही अपनी की थी कि जब उन्होंने 1994 की अपनी रैली में कहा था कि भैया लवकुश को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कुर्मी और कोयरी की बात की थी। जी, एक आखिरी और सवाल। यादव जो होते थे वो पिछड़ा वर्ग में आते थे, और जितनी उनकी जनसंख्या है उससे अधिक उन्हें प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जी, ये बात जो है वो बहुत दिनों से बिहार में समझी और मानी जाती है। जी, जी। तो बिहार इसलिए में यहाँ पे जातिगत सर्वेक्षण भी हो चुका है। बिहार में जाति को लेकर लगातार बातचीत भी हो रही है। हम्म, अब बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी? क्या देखिए देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? बिहार में हम फिर से कहेंगे एक बार कि ये राजनीति की प्रयोगशाला है। बिहार में जैसे ही जातीय सर्वेक्षण हो गया और लोगों को साफ साफ पता चल गया कि किस जाति की हिस्सेदारी कितनी है आबादी में, वैसे ही आरक्षण और बाकी चीजों पे प्रतिनिधित्व पर सवाल उठने शुरू हो गए। अब जो राजनेता ये मान करके चल रहे थे कि जाति की राजनीति करके और अधिक आरक्षण देंगे ये बता करके वो जातीय जनगणना करा करके और वो फायदे में आ जाएंगे, उनको ये समझ में आने लगा है कि अब जैसे मुसहर आबादी जो है वो 3% होती है, ये अब जातीय जनगणना के बाद मुसहर को भी पता चल गया है। तो अब तो वो कहेगा ना कि जब हमारी आबादी भी पासवान और चमार जाति के बराबर है तो हमें भी प्रतिनिधित्व उतना ही दो, हमारा कोई कैंडिडेट जो है वो चुनाव में क्यों नहीं खड़ा दिखता। तो ये समस्या जैसे ही आने लगी तो जो जाति की राजनीति करने वाले जितने भी छोटे छोटे पारिवारिक दल होते हैं, जैसे मतलब पिताजी की बनाई हुई पार्टी थी और अब बेटा संभाल रहा है, ऐसी पार्टियां कई होती हैं भारत में। ये सारी पार्टियां जो थी उनको जैसे ही ये बात समझ में आ गई कि जातीय जनगणना अगर सचमुच हो गई तो इससे फायदा नहीं नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो उनका जोर जो है वो
आवाज जो है वो उतनी ऊंची नहीं अब सुनाई दे रही है, अब उनकी आवाज अपने आप धीमी होनी शुरू हो गई है। क्योंकि बिहार में करवा करके जब उन्होंने ये देख लिया है कि नतीजा ऐसा निकलता है, तो कहीं और करवाने का रिस्क वो नहीं लेना चाहते, और ऐसे में भाजपा निश्चित रूप से फायदे में आ जाती है, जी क्योंकि दूसरे विपक्षी दल जो है वो शोर नहीं मचा रहे होंगे, पारिवारिक दल जो होंगे वो शोर नहीं मचा पा रहे होंगे। जी, एक इसी का रिजवाइंडर है, क्या आप निकट भविष्य में इस पर भाजपा जेडीयू में किसी क्लेश की संभावना देख रहे हैं? भाजपा और जेडीयू में क्लेश की संभावना नहीं है, कम है, ये इसलिए हम आराम से कह सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम है कि वो भाजपा पर आश्रित है, और भाजपा भी जानती है कि बिहार में उसके पास जो है कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर वो चुनाव लड़ सके। बार बार आपने देखा होगा कि भाजपा ने बिहार में हाल में अपना जो मुखिया होता है, बिहार भाजपा का प्रमुख होता है, उसे लगातार बदला है, बार बार अलग अलग लोगों को मौका दे करके वो प्रयास कर रहे हैं कि कोई चेहरा तो सर्वमान्य दिखे या समझ में आए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो भाजपा भी बिहार में बैकफुट पर है। जी तो मोदी नाम केवलम पर जो वोट मिलते हैं, उनके सहारे जितने दिन काम चल रहा है चल रहा है। जी इसलिए दोनों समझ रहे हैं कि एक दूसरे की हमें जरूरत है, इसीलिए आपस में लड़ जाने की संभावना जो होती है वो बहुत कम दिख रही है। बहुत न्यून है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद।